हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम फार्मासिस्ट तैयब। आप देख रहे हैं जी बायो केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज फॉर सेकंड सेमेस्टर ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है जी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज डिटेल जो भी टेक्निक्स हमारे सिलेबस के अंदर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अंदर है उनको देखेंगे। लेक्चर नंबर 12 आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ये एक छोटा सा क्लिप आपके सामने चला रहा हूँ ताकि आप इसको पास करके देख सकें कि टोटल 19 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है इस पूरी सीरीज को, ताकि आपके लिए बायो केमिस्ट्री की जो सेकंड सेमेस्टर की बुक ये हलवा बन सके और आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप, जो है वो इसको पास करके सारे टॉपिक लिख भी सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए आप इस तरह कहें, जैसे आप सर्च कर सकते हैं बेसिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय फार्मेसी तैयब ऑफिशियल। आगे मेरे चैनल का नाम लगा देना, अपने टॉपिक आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये एज ए यूट्यूब मोस्ट ऑफ प्ले सीरीज जो प्ले लिस्ट है मेरी, या उसको कोर्स के तौर पर रिकमेंड कर रही है। अगर किसी भी एक वीडियो पे आ रहे हैं तो पूरा कोर्स आपको रिकमेंड कर रही है, तो आप सारी सीरीज देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को इन्हांस करें और अप टू डेट लेवल पे लेके आए। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन न्यूक्लिक एसिड के अंदर आज हम डिटेल से देखेंगे जीन थेरेपी को, उसकी टाइप्स, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन आज आपको पढ़ा दूंगा। फिर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, फिर वैक्सीन को, फिर हम टारगेटेड थेरेपी और एंटी सेंस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, फिर नैनो टेक्नोलॉजीज को देखेंगे। ये सारी अलग अलग क्या है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है न्यूक्लिक एसिड की। और लास्ट में सारे नॉलेज को हम कंबाइन करके मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के ऊपर लगाएंगे, ताकि हम समझ सकेंगे ये टॉपिक हम क्यों पढ़ने जा, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, और आगे पूरे 5 साल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के साथ लिंक कर सकते। पहली एप्लीकेशन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? सादा जबान के अंदर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रीट करती है या प्रिवेंट करती है, यानी कि या तो बीमारी खत्म कर देगी या बीमारी से बचाएगी। सिर्फ क्या करना है कि जो पर्सन का सेल है ना, उसके अंदर जीन को डाल देना है और रोज रोज मेडिसिन हमें देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो जीन डिफेक्टिव है उसको जो है वो न्यू जीन डाल देना है। उससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। डेली लाइफ में बनने वाली उस जीन से बनने वाली अल्टीमेट प्रोटीन बनती हैं जीन से, तो वो सही बनेंगी। जब सही बनेंगी तो सिम्टम्स बीमारी के आने खत्म हो जाए। यानी एक तरफ हमारे पास होती है गोली, टीका, ड्रिप, सिरप, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जीन थेरेपी। जिस जीन की वजह से, जीन क्या होता है, वो छोटे से छोटा कोडेड पैगाम डीएनए के अंदर जो कि मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन की इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन रखता है। वो जीन अगर डिफेक्ट होता है, उससे बनने वाला एमआरएनए भी डिफेक्टेड, और वो जो एमआरएनए से बनने वाली प्रोटीन भी डिफेक्टेड। वो अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो तब भी काम खराब है, सही तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर वो फंक्शनल प्रोटीन है तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो जीन थेरेपी के अंदर हमको गोली, टीका, ड्रिप, सिरप नहीं देते, डायरेक्ट जीन अंदर डाल। यहाँ मैंने क्या लिखा जी कि जीन थेरेपी इन्वॉल्व होती है इंट्रोडक्शन, रिमूवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के तीनों स्टेप बता दिए। कोई नई जीन जो मिसिंग है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कोई डिफेक्टिव है तो उसको रिमूव कर दिया जाए और ओवरऑल मॉडिफाई किया जाए जेनेटिक मटेरियल को पेशेंट सेल के अंदर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लेना, हमने पेशेंट सेल लेना है ताकि डिजीज खत्म हो सके, ट्रीटमेंट हो जाए उसका, या उसकी प्रिवेंशन यानी कि उसके सिम्टम्स वगैरह सारे खत्म हो और वो दोबारा आगे सीवियर फॉर्म के अंदर ना जाए। उसको कहते हैं प्रिवेंट, कि जिस हालत में थी उससे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, सीवियर नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम जीन्स को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं या डिफेक्टेड जीन को रिमूव कर दें या मॉडिफाई करें जेनेटिक मटेरियल को, इसको कहते हैं जीन थेरेपी। टाइप इसकी दो हैं, बेस्ड ऑन टारगेट सेल और बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं? पहले बेस्ड ऑन टारगेट सेल देखते हैं तो दो मेन हमारे पास आते हैं जी, सोमैटिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक नाम से जाहिर है, एक्चुअली जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि हम फॉल्टी जीन ढूंढते हैं, हेल्थी उसकी यानी कॉपी बनाते हैं और डिलीवर कर देते हैं थ्रू वेक्टर के, ये कैरियर उसको कह सकते हैं, वेक्टर भी हम कहते हैं जीन थेरेपी के अंदर। तो सोमैटिक जीन थेरेपी हमारे पास क्या होती है कि बॉडी सेल जैसे ब्लड, लीवर, मसल सेल, इनकी जीन्स को चेंज कर दें। यानी ये जो इफेक्ट है ये आगे बच्चों तक नहीं जाएगा, लेकिन जो पेशेंट है, खुद बाप है या वालदा है, उसकी डिजीज खत्म हो जाएगी। यानी ब्लड सेल का मसला तो ब्लड की सेल की जीन चेंज कर दो, लिवर सेल का मसला लिवर सेल की जीन चेंज कर दो, मसल सेल का मसला मसल। सोमैटिक मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसको चेंज कर देना उस जीन को। बट ये जो है नॉन इनहेरिटेंट, के आगे बच्चों के अंदर नहीं जाएगी, और बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर यही यूज हो रही होती है हमारे पास। हम करते क्या है कि जैसे लीवर डिफेक्टिव है तो उसकी जीन को
रिप्लेस करते हैं ताकि लीवर के अंदर वो वाली, लेट्स सपोज अगर कोई प्रोटीन नहीं बन रही थी जिसकी वजह से लीवर डिसफंक्शन हुआ था, या कोई प्रोटीन एक्सेस बन रही थी, तो जीन चेंज होने से वो प्रोटीन ना कम बनेगी ना बहुत ज्यादा बनेगी, बल्कि नॉर्मल मिकदार में बनेगी और लीवर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता। तो बात वही सादा कि गोली ड्रिप टीका दिए बगैर जीन को यूज करना है एज ए थेरेपी। और सोमैटिक का मतलब ये कि पेशेंट के सेल्स के अंदर आगे हम नहीं ऑफ स्प्रिंग के अंदर उसको मुंतकिल नहीं कर सकते, ना ही जाएगी। दूसरा है जर्म लाइन, यानी जो हमारे पास स्पर्म एग एम्ब्रियो उसके जीन के साथ छेड़खानी करना, उसके जीन को चेंज कर देना। तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन बनेगी, अगर स्पर्म सेल ही सही बनने शुरू हो गए, एग सेल सही बनने शुरू हो गए, तो जो फ्यूचर जनरेशन बनेगी क्या उसके अंदर वो बीमारी रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और हेरिटेबल है, नस्ल दर नस्ल आगे चलती चली। एक दफा एक नस्ल के अंदर कोई चीज खत्म कर दी, वो फिर आगे जब तक उसका डिफेक्ट नहीं आएगा जीन का, वो सही एक्सप्रेस होती चली जाएगी। बट ये रिस्ट्रिक्टेड है बहुत सारी एथिकल कंसर्न के साथ। एथिकल कंसर्न क्या आ सकते हैं? लेट्स सपोज कि कोई बंदा खुद ही सोचे नहीं, अच्छा मेरे बच्चे ऐसे नहीं, मैं खुद XYZ मुल्क का बाशिंदा हूँ और मेरे बच्चे XYZ मुल्क जैसे दिखें, तो ये वाली जो 500 जीन्स इनको तब्दील कर दो ताकि उनका नाक का साइज, मुंह का साइज, स्किन का कलर, स्किन की थिकनेस, कद का जो है वो हाइट कितनी हो, और जो है वो चीजें, ये सारी चेंज करने के बाद क्या है कि वो अब खुद एक और XYZ मुल्क का वो बाशिंदा, लेकिन जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो कोई और XYZ, क्योंकि स्पर्म और एग्स के अंदर तब्दीली आ चुकी है, तो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो जो कि एथिकली रॉन्ग है। प्लस इसके अंदर फिर डैमेज भी हो सकते हैं कि अगर हम जो है वो कोई ऐसी जीन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे कोई खास बीमारी लगनी शुरू हो जाए, तो वो तो नस्ल दर नस्ल पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी जरूर आपने पढ़नी है। एक है सोमैटिक जीन थेरेपी, दूसरी है जर्म लाइन थेरेपी, लेकिन जर्म लाइन मोस्ट मुल्क इसको फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कि जो पेशेंट को मसला है, पेशेंट की जीन रिप्लेस करो, इस तक बात रखो, आगे जनरेशन नस्लों तक ये चीजें ना लेके जाओ, इसलिए हमने इसको नाम दिया टारगेट सेल। दूसरी टाइप है स्ट्रेटेजी, कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि हम जेनेटिक को यूज करते हैं ना, जेनेटिक ये जो जीन थेरेपी को यूज करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, कैंसर के लिए, इन्फेक्शन के लिए, आजकल तो ब्लाइंडनेस की भी 2000 जो है वो मेरे ख्याल 17 के अंदर FDA ने अप्रूव कर दी थी एक जेनेटिक फॉर्म बिल्कुल ब्लाइंड पेशेंट के लिए। वो इंजेक्ट करो रेटिना के अंदर और उसके बाद उसको डिफरेंट लाइट्स शेप मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो स्ट्रेटेजी की बुनियाद भी ये 3 तरह। नंबर 1 जीन एगमेंटेशन थेरेपी, यानी कोई फंक्शनल जीन ऐड कर दो जाके, ताकि जो जीन की कमी थी, डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से XYZ प्रोटीन नहीं बन रही थी, वो XYZ स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं बन पा रहा था, वो बनना शुरू ऐड किया मिसिंग। नंबर जीन इनहिबिट थेरेपी, जो हार्मफुल जीन एक्सप्रेशन हो रहे हैं उसको सप्रेस कर, जैसे कि अगर कैंसर की जीन हमें मिल जाती है तो हम उसकी एक्सप्रेशन रोक देते। बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं। फिर जीन एडिटिंग, जैसे अभी लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं, CRI SPR Cas9 सिस्टम पूरे का पूरा। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर हम जीन ही एडिट कर दे, पुरानी खराब जीन को काटा, रिमूव किया, वहां पे नई जीन पुट कर, तो तीनों चीजें मुमकिन है। कोई जीन मिसिंग है तो उसको इंट्रोड्यूस करा दो, कोई जीन ओवर एक्सप्रेस कर रही है या गलत एक्सप्रेस कर रही है तो उसको इनहिबिट कर दो, और कोई अगर एडिट करना है उसको वहां से DNA से एडिट करो और न्यू जो है वो जीन वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दो। ये ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेटेजी जीन थेरेपी 3 तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि जैसे मैंने आपको कहा कि जीन थेरेपी का ओवरऑल मकसद क्या है हमारे पास, कि फॉल्टी जीन टू ढूंढो, हेल्थी कॉपी बनाओ और उसको वेक्टर के थ्रू, वेक्टर कैरियर किया कह सकते हैं ना, कैरियर जो लेके जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास उस कैरियर को हमने वेक्टर का नाम दे दिया जीन थेरेपी के पूरे सिनेरियो के अंदर। वेक्टर आपने क्या समझना है, जो जीन कैरी करके लेके जा। तो जीन थेरेपी की डिलीवरी सिस्टम 2 तरह की थी। एक हमारे पास है वायरल वेक्टर, एक है नॉन वायरल वेक्टर। वेक्टर का तो मतलब आपको सब पता है। अब वायरल और नॉन वायरल के दरमियान क्या फर्क है? वायरल वेक्टर हमारे पास मोस्ट कॉमन और एफिशिएंट है, क्योंकि हमें पता है वायरसेस क्या करते हैं, हमारे पास सेल को इन्फेक्ट करते हैं और अपना DNA अंदर फेंक देते हैं। ये वायरस का बेसिक फंक्शन है कि सेल पे अटैक किया, अटैच हुआ, सुराख किया, DNA या RNA अपना अंदर फेंक दिया। तो साइंसदान क्या करते हैं, वायरल की जो वायरस है इसकी ये जो कैपेसिटी सेल तक पहुंचने की, सेल को इन्फेक्ट करने की और DNA को अंदर फेंकने की, इसको यूज करते हैं। और बाकी जो पैथोजेनिक फॉर्म है उसकी, जो डिजीज कैरिंग है, वो सारे एट्रीब्यूट उस वायरस में से खत्म कर देते हैं। वायरल को करते हैं नॉर्मल, बंदे का पुत्र बनाते हैं वायरल को कि वो अब कोई डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता। प्लस उसके अंदर हम डालते हैं जी अपनी जीन जो हमें सेल तक पहुंचानी है, XYZ सेल तक, तो वो वायरस के थ्रू हम जो है वो वायरस को एज ए वेक्टर के तौर पे यूज करेंगे और जीन डिलीवर कर। क्यों दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि वायरस की ये बुनियादी खसूसियत है, बेसिक फीचर है कि वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है और अपना डीएनए और आरएनए अंदर फेंक देता है। यहाँ पे साइंसदानों ने क्या किया कि अपना इसका रिमूव कर दिया, जो इन्फेक्शियस डिजीज इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी वो भी खत्म कर दी, और हमारी अपनी मर्जी का कोड या जो है वो जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया और उसको फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। वहां से क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो सेल को इन्फेक्ट करेगा और जीन वहां तक डिलीवर कर। तो ये हमारे पास इसकी वायरल फैक्टर की है जी, एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, एडिनो एसोसिएट वायरस। 3 अलग अलग जो है वो टाइप्स है और इनके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। नॉन वायरल वेक्टर ये हमारे पास सेफ हैं लेकिन लेस एफिशिएंट। जैसे फिजिकल मेथड कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ केमिकल मेथड इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल मेथड में पहला मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रोपोरेशन, कि इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट की जाती है सेल के पास। तो वो क्या करता है कि आर्जी तौर पे सेल के अंदर सुराख बना देता है, मेम्ब्रेन की, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर सुराख बना देता है और वहां से डीएनए को इजीली इंटर हो जाता है। जीन गन इस्तेमाल होती है फिजिकल मेथड के अंदर। ये क्या करती है, ये डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स को शूट करते हैं हम सेल पे, और जैसे हम शूट करते हैं वो जीन अंदर चले जाते हैं। माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं कि हम इंजेक्ट करते देते हैं डीएनए को डायरेक्टली इनटू न्यूक्लियस। अब केमिकल मेथड कौन से हैं? मेनली हमारे पास है लिपोसोम्स, पॉलीमर या नैनो पार्टिकल्स। तो लिपोसोम क्या है, ये फैट बबल्स होते हैं जो कि इजीली सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं, और जैसे फ्यूज करेंगे डीएनए सेल तक पहुंच जाएगा। पॉलीमर या नैनो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो पॉलीमर जो है वो बाइंड करता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ और उसको फिर सेल तक कैरी करवा देता है। तो इस तरह हमारे पास डिलीवरी के 2 तरह, एक वायरल यानी वायरस को इस्तेमाल करते हुए, एक नॉन वायरल यानी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए। मकसद हमारा वही कि जीन को सेल तक पहुंचाना, और वो जीन जब सेल तक पहुंच जाएगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगी। अब जीन थेरेपी एक सिंपल मैकेनिज्म ये आपको दिखाया, जैसे स्टेप 1 के अंदर ये जो है हमारे पास सेल विद नॉन फंक्शनिंग जीन, अब इसके अंदर जो है वो जीन है ही नहीं, फंक्शन नहीं कर रही। हमने क्या किया, हमने डीएनए जिसके अंदर फंक्शनल वर्जन था जीन का उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, और फिर क्या हुआ कि सेल वो जीन जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो गई और सेल के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो। दूसरी, न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले तो हमारे पास जीन थेरेपी। अब ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है जी, कि ये जो सिस्टम है ये डीएनए और आरएनए को मॉलिक्यूल्स को एज ए थेरेपेटिक एजेंट यूज करते हैं, एज ए कैरियर यूज करते हैं ताकि बॉडी तक पहुंचाया जा सके। ये नॉन वायरल मेथड होते हैं जो कि डिलीवर करते हैं थेरेप्यूटिक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, एमआरएनए, एसआईआरएनए, एंटीसेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को डायरेक्टली सेल तक फॉर जीन थेरेपी। हमारा मकसद भी यहाँ जीन थेरेपी है कि जीन पहुंच जाए वहां पे। गोल हमारे पास यहाँ बिल्कुल सेम होता है, जैसे वायरल वेक्टर के पास गोल होता है ना कि वो जेनेटिक मटेरियल को पास कर दे सेल मेम्ब्रेन तक और अवॉइड करे डिग्रेडेशन को, और बिल्कुल इनसाइड सेल के अंदर जाकर रिलीज कर दे। बट हम न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर यहाँ कोई वायरस यूज नहीं कर रहे होते, दूसरी बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। अब हमारे ज़हन में सवाल आता है कि ये न्यूक्लिक एसिड को कैरियर की जरूरत ही क्यों है भाई? कभी वायरस की जरूरत है, कभी फिजिकल या केमिकल मेथड की जरूरत है, कभी जो है वो कोई और डिलीवरी सिस्टम की जरूरत है। तो ये डिलीवरी सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ अकेला न्यूक्लिक एसिड या नेक्ड न्यूक्लिक एसिड है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। नंबर 1, वो बहुत लार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन उसको क्या करेगी, रिपेल कर देगी। अगर डायरेक्ट हम जो जीन फेंकेंगे, डीएनए अंदर फेंकेंगे ना, तो वो क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड तो सेल तक पहुंचेगा नहीं, बल्कि नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन उसको अपने पास भी नहीं आने देगी। नंबर 2, ब्लड के अंदर एंजाइम, सेल के अंदर एंजाइम जो उसको डिग्रेड कर देंगे। फिर हो सकता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड हमने फेंका ये जाके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे, तो क्या हो जाएगा, फजूल का एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको पैक करते हैं और डिलीवर करते हैं किसी भी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान, चाहे वो वायरल कर लें, चाहे वो फिजिकल केमिकल मेथड कर लें, या मतलब ये वाली हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं इनके जरिए कर लें। पहला प्लाज्मिड डीएनए डिलीवरी के जेनेटिक थेरेपी के अंदर यूज होता है कि डीएनए वैक्सीन को प्लाज्मिड डीएनए के थ्रू जो है वो कैरी करवाया जा रहा था, सेल तक पहुंचाया जा रहा था। आरएनए बेस्ड डिलीवरी के एमआरएनए जो है उसको डिलीवर करवाया जा रहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। एसआईआरएनए यानी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि जीन को जाके
रेगुलेट करें। फिर तीसरा होता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थेरेप्यूटिक्स, स्मॉल न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को टारगेटिंग स्पेसिफिक जीन तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है ताकि वहां जाके ये जो है वो जीन डिलीवर कर। इनके अंदर हमारे पास चैलेंजेस क्या है कि ये इनस्टेबल है, डिग्रेड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसको किसी कैरियर के थ्रू नहीं देंगे तो ये 3 काम करेगा, डिग्रेड हो जाएगा, ये पुअर सेलुलर एक्टिविटी, बल्कि इसको सेल बनने से दूर फेंक देंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसको इनकैप्सुलेट करें लिपिड नैनो पार्टिकल्स को, या कोई केमिकल मॉडिफिकेशन कर दें, इसकी मिथाइलेशन वगैरह कर दें ताकि इस पे चार्ज जो है वो चेंज हो जाए और आगे यूज हो सके। अब हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन आ गई वैक्सीन के, न्यूक्लिक एसिड को यूज करके हम वैक्सीन बनाएं और इस वैक्सीन को एज ए थेरेप्यूटिक एजेंट के तौर पे यूज करें। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास है mRNA वैक्सीन कि ये क्या करती है, डिलीवर करती है mRNA इनकोडेड एंटीजेनिक प्रोटीन को, जिससे बॉडी क्या होती है इस एंटीजन को लेती है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। और जब ओरिजिनल डिजीज इस पे अटैक करेगी बॉडी पे तो इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी, तो ये जो डिजीज को जो है वो कैंसिल आउट कर देगी, बॉडी से निकाल देगी। जैसे कि अभी फाइजर वाली कंपनी ने बनाया था कोविड-19 वैक्सीन, वो भी mRNA वैक्सीन थी जो कि हम सब ने लगवाई तकरीबन 2019 में जो भी लोग मौजूद थे। फिर दूसरी हमारे पास होती है डीएनए वैक्सीन, ये जो है वो डिलीवर की जा रही होती है प्लाज्मिड डीएनए इनकोडिंग एंटीजन के तौर पे, और ये एज ए एंटीजन इसको लेता है बॉडी और इसकी एंटीबॉडीज बना लेता है। जब इसकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है कि जैसे ये डिजीज अटैक करेगी जिसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी तैयार हैं, बॉडीज को कैंसिल आउट। अब वैक्सीन की हम यूज तो करते हैं न्यूक्लिक एसिड को एज ए वैक्सीन के तौर पे, इसके 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1 रैपिड डेवलपमेंट, इसको बनाना बड़ा आसान है, हाईली स्पेसिफिक है और कोई लाइफ पैथोजन हम नहीं दे रहे, हमने तो उसको एज ए एंटीजन दिया जिससे उसने उसको डिकोड करके सारी उसकी एंटीबॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा लिया। जैसे ये थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस आपके साथ शेयर किया mRNA वैक्सीन किस तरह मैकेनिज्म करती है कि पहले लेवल पे इंट्रामस्कुलर इम्यूनाइजेशन होती है, दूसरे पे mRNA और एज ए एंटीजन अपटेक हो रहते हैं APC से और जो है वो ट्रैफिकिंग टू लिम्फ नोड तक पहुंचते हैं। फिर प्रीमिंग ऑफ टी लिम्फोसाइड CD4 एक्टिवेशन हो जाता है, GC रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस तरह ओवरऑल एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज एक दफा बॉडी के अंदर बन जाएं तो वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। इसका मतलब हमारे एज ए ह्यूमन के अंदर आज तक जितनी भी डिजीज जिनको हमने डिफीट किया, शिकस्त दी, उसकी अगर वो एंटीजेनिक थी तो उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर पूरी जिंदगी के लिए रहती हैं। जैसे कोविड-19 अगर एक दफा आ गया, पेंडेमिक फैल गया पूरी दुनिया के अंदर, तो जिसने वैक्सीन लगवा ली mRNA उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गई, जब उस तक बीमारी पहुंचेगी तो क्या उसको इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। 2 तरीके से नहीं करेगी। पहले तो बिल्कुल 100% नहीं करेगी अगर बॉडी रिस्पॉन्स बड़ा ही अच्छा, लेकिन सम टाइम अगर करेगी भी तो डेथ की तरफ नहीं जाएगा। कुछ सिम्टम्स अपेयर होंगे तब तक बॉडी अपने आप को डेवलप करके उस पूरी डिजीज को बॉडी में से वॉश आउट करवा देगी और फिर सारी जिंदगी के लिए वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हमारी जो है इम्यून रिस्पॉन्स की डॉक्यूमेंट्री के अंदर सेव कर ले जाता है रिकॉर्ड के अंदर, ताकि हमारी बॉडी को जब भी वो एंटीबॉडीज बनानी हो तो उसके पास बॉडी के पास पूरा मैनुअल होता है उसका एंटीजन का, उससे वो एंटीबॉडीज बना के और उसके अगेंस्ट शुरू कर दी। तीसरी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हमारे पास आगे जी टारगेटेड थेरेपी या एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो ये टारगेटेड थेरेपी क्या होती है? क्या हम स्पेसिफिक जीन को फोकस करते हैं, मॉलिक्यूलर पाथवे को फॉलो करते हैं और नॉर्मल सेल को डैमेज किए बगैर हम अपना आउटपुट प्रोड्यूस करवा लेते हैं। कैसे? जैसे ओंको जीन है कैंसर के अंदर, उसको हम टारगेट करते हैं, उसकी जो है पर्सनलाइज मेडिसिन हम तैयार कर लेते हैं। और अगर इन जीन की बात करें तो हम अगर वो जिस जीन की वजह से कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है उस जीन थेरेपी के अंदर उस जीन को कट आउट भी कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर टारगेट करना है और पर्सनलाइज मेडिसिन इससे बनाई जा सकती। दूसरी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी एज ए एप्लीकेशन के तौर पे न्यूक्लिक एसिड की एंटीसन, ये एंटीसन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को यूज करती है टू बाइंड द कंप्लीमेंट्री mRNA एंड ब्लॉक द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। मैं आप डीएनए से क्या होता है? mRNA बनता है। अगर डीएनए खराब तो mRNA खराब, मीन डीएनए सारा नहीं, जीन खराब है स्पेसिफिक या ग्रुप ऑफ जीन खराब, तो वो जो mRNA बनेगा, जारी बात है जहाँ पे डिफेक्ट है वहां पे mRNA के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, वो जो बनने वाली प्रोटीन है वो क्या है? वो भी डिफेक्टिव है। तो अगर किसी तरीके से हम mRNA को गायब कर दें या mRNA को फंक्शनल ना रहने दें कि सेंस ही उड़ा दें, क्या प्रोटीन बनेगी? अब नॉर्मल या डिफेक्टिव प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या डिजीज की सिम्टम्स आएंगी? नहीं आएंगी। तो ये है हमारे पास एंटीसेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए से mRNA तो हम बनने देते हैं, डिफेक्टिव जीन से mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन होगी, लेकिन जैसे वो सिंगल स्टैंड mRNA बना उसके साथ हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस, जारी बात है एक के साथ टी लगेगा या एक आरएनए की बात करें एक के साथ यू लगेगा, जी के साथ सी लगेगा, तो वो एग्जैक्ट सीक्वेंस हमें पता होता है ना कि ये डिफेक्टिव
डिफेक्टिव, इसके अंदर ये जीन डिफेक्टिव है तो उसने इस तरह का mRNA बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि तकरीबन 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो क्या करते हैं, mRNA से मिल के डबल हेलिक्स बना देते। अब आप कहेंगे सर mRNA तो सिंगल, RNA तो सिंगल हेलिक्स होता है, तो उससे जब बना देंगे हम mRNA के साथ ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच कर देंगे तो वो क्या होगा, डबल हेलिक्स बन गया, तो क्या अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और एक से ज्यादा मैकेनिज्म होते हैं, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जिससे ये mRNA जो डिफेक्टिव mRNA भी डबल हेलिक्स बना चुका है, ये बॉडी से रिमूव करती है। तो जैसे वक्त के साथ साथ ये रिमूव होता जा रहा होता है, तो क्या आगे वाली प्रोटीन बनेगी? mRNA नहीं है, प्रोटीन कहां से बनेगी? mRNA बन तो रहा है, लेकिन हम साथ में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड उसके साथ अटैच कर रहे हैं, तो वो mRNA बॉडी उसको रिमूव करती जा रही है, प्रोटीन नहीं बन रही। जब प्रोटीन नहीं बन रही तो डिजीज की सिम्टम्स या जो भी स्पेसिफिक उसके आउटकम थे डिजीज के आने थे वो होंगे नहीं होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एक ये भी तरीका है, एक ये भी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है कि जीन के लेवल पे अगर आपने काम नहीं करना तो mRNA के लेवल पे काम करें, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अटैच करें। mRNA स्ट्रक्चरली खराब हो गया ना, जारी बात है, तो उसको बॉडी खुद रिमूव कर देती। 5 से 6 प्रोसीजर्स हैं, फिर किसी वीडियोस के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, या सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें और फिर वो डिजीज एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। सो कैंसर थेरेपी के अंदर, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर, वायरल इन्फेक्शन के अंदर हम मोस्ट कॉमन एंटीसेंस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एज ए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गई नैनो टेक्नोलॉजी न्यूक्लिक एसिड ड्रग डिलीवरी के लिए। नैनो का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान मौजूद है, उसका पार्टिकल साइज, उसको हम कहते हैं नैनो सिस्टम। तो उस रेंज के अंदर रहते रहते हमने क्या करना है, ड्रग डिलीवर करनी है या न्यूक्लिक एसिड स्पेसिफिक साइट तक पहुंचाना है, उसको कहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। यानी साइज स्पेसिफिक है कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान होगा सारा कुछ जो ड्रग डिलीवर करने जा रहा है या न्यूक्लिक एसिड डिलीवर करने जा रहा है। उस नाम से हम इसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। किसको करना है? न्यूक्लिक एसिड को डिलीवर करना है। कैसे? नैनो कैरियर कौन से हैं? नंबर 1 लिपिड नैनो पार्टिकल्स आते हैं हमारे पास, ये mRNA की वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसको डिलीवर करवाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेडेशन न्यूक्लिक एसिड की नहीं होने देते, क्योंकि ये खुद लिपिड नैनो पार्टिकल्स है। लिपिड्स को तो बॉडी इतनी जल्दी छेड़खानी नहीं करती, मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट भी इजीली हो जाती है, पेनिट्रेशन भी इजीली हो जाती है लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, सेल की लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, और जैसे ही अटैच होगी, पेनिट्रेशन होगी, mRNA अंदर फेंक दिया जाएगा जी। पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स के पॉलीमर्स यूज होते हैं, और उसको यूज करने का मकसद होता है कंट्रोल रिलीज सिस्टम। एक लंबे अरसे तक जो है ना, वो हम जो भी यूज कर रहे हैं एज ए कैरियर, उसको बॉडी तक पहुंचाने के लिए हम पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं। फिर है डेंड्रीमीटर्स, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स को हम डेंड्रीमर करते हैं, ये भी जीन थेरेपी को डिलीवर करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और इस्तेमाल होते हैं। फिर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो कि ना सिर्फ डायग्नोस बल्कि थेरेपी दोनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इन सब को यूज करने का सबसे पहला फायदा है कि टारगेट डिलीवरी, तो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा और अटैच हुआ और चल भी। साइज स्पेसिफिक। नंबर 2 बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाना, जितना हम न्यूक्लिक एसिड पहुंचाना चाह रहे हैं, जो ड्रग पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रही है। टॉक्सिसिटी रिड्यूस, क्योंकि लिपिड तो हमारी बॉडी में भी मौजूद है, पॉलीमर भी टॉक्सिक नहीं होते, डेंड्रीमर टॉक्सिक नहीं होते। कंट्रोल रिलीज भी पॉसिबल है, जैसे कि स्पेशल पॉलीमर की। तो ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है अगर हम इसे न्यूक्लिक एसिड ड्रग थेरेपी में भी यूज करने लगे। अब मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहले पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के थेरेपी पेशेंट की जेनेटिक प्रोफाइल की बुनियाद पे की जाए। नंबर 2 और ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के जीन टारगेट करे कैंसर थेरेपीज को RNA बेस्ड ड्रग जो है हम बनाते हैं, हम लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे। इन्फेक्शियस डिजीज की अगर बात करें तो रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट करना सौखा है और पूरी दुनिया तक फैलाना सौखा है, और वैक्सीन जैसे ही बनेंगे वो जो है वो डायग्नोज के अंदर भी यूज हो सकते हैं, और एज ए अगर mRNA जैसे हमने बनाई थी कोविड-19 की, को बनाना भी आसान और पूरी दुनिया तक फैलाना भी आसान और सबको लगाना भी आसान, और बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एज ए एंटीजन इसको लेगा और एंटीबॉडीज बना के और इम्यून रिस्पॉन्स भी इजी हो जाएगा। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम जो है वो जीन रिप्लेसमेंट, वो जीन आ गई है कहीं से तो नहीं आई, जारी बात है DNA के अंदर मौजूद थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए ताकि वो रेयर जो डिजीज है उसको भी दुनिया से खत्म किया जा सके, दोनों लेवल पे किया जा सके। अगर वो जीन आगे कैरी आउट हो रही है, जारी बात है पूरा DNA आगे जाता है, RNA आगे जाता है, तो उसको अगर जर्म लाइन पे एथिकल इश्यूज ना हो और हम उसको परमानेंटली उस जीन को स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स या सिटी या कंट्री के लोग हैं जिनके अंदर वो पाई जा रही है, चाहे हर 10 साल के बाद एक्सप्रेस हो रही है, 15 साल या 1 सदी के बाद एक्सप्रेस हो रही है, अगर उस जीन को हम उड़ा देते हैं जर्म लाइन स्ट्रेटेजी यूज करते हुए, यानी फ्यूचर जनरेशन के अंदर, वो फिर रेयर डिजीज
डिजीज भी रेयर नहीं रहेगी बल्कि खत्म हो। फिर ड्रग डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर टारगेट को आइडेंटिफाई करना और ड्रग कैंडिडेट को जो है वो स्क्रीन कर लेना और बॉडी तक डिलीवर कर देना ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और अब पूरे लेक्चर की इंटीग्रेशन देखते हैं जी। जीन थेरेपी पहले पढ़ी, जेनेटिक डिजीज को ट्रीट करती है। mRNA वैक्सीन पढ़ी, पेंडेमिक रिस्पॉन्स रैपिड के अंदर काम आती है। एंटी सेंस थेरेपी पढ़ी, जीन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करती है। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी, डिलीवरी बड़ी शानदार देती है नैनो टेक्नोलॉजी में अगर शिफ्ट हो जाए। टारगेट थेरेपी पढ़ी तो ये साइड इफेक्ट इसके कम हो जाएंगे। पूरी बॉडी के अंदर चीज घुमाने की जगह पे टारगेटेड जगह पे फेंकी और वहीं पे उसकी मिकदार, उसका टाइम, टेम्परेचर हर चीज सेट कर दी ताकि उसी सेल के अंदर जो पेनिट्रेट कर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़ा पसंद आया होगा। पहली इस वीडियो की पेमेंट उम्मीद है आपने कर दी होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो कोलीग्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस स्पेसिफिक चैनल का, इस स्पेसिफिक वीडियो का लिंक शेयर कर दें। दूसरा, बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन है, सॉफ्ट फॉर्म में है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपका वेबसाइट पे अकाउंट बनेगा, आपने पेमेंट सेंड करनी है और बुक आपको आपके जो वेबसाइट के अंदर आपने जो भी जीमेल पे अकाउंट बनाया होगा, जैसे फेसबुक, दूसरी चीज़ों पे अकाउंट बनाते हैं, वहाँ आपको शो होना शुरू हो जाएगी और टाइम टू टाइम ये अपडेट हो रही है। 2025 के अंदर अपडेट हुई हैं, 2026 के अंदर अपडेट हुई हैं और आने वाले हर साल के अंदर ये बुक्स जदीद से जदीद तर हो। नंबर 2, ये जो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बुक के सैंपल मांगने की जरूरत नहीं है, बुक आपको अल्टीमेटली पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि बुक भी इसी अप्रोच के बुनियाद पे लिखी गई है, लेकिन ये क्योंकि लेक्चर्स हैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म एक डिस्टिंक्ट स्टाइल के हिसाब से, जो मेरा अपना सेल्फ डिस्कवर्ड स्टाइल है, उस हिसाब से स्लाइडें बनाई जा रही होती हैं, जबकि बुक के अंदर फिर कंप्लीट डिटेल दी जा रही है। ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल टेबल्स, डायग्राम्स, कंप्लीट थ्योरी फॉर चैप्टर और उतने ही चैप्टर जितने सिलेबस में, ना ज्यादा ना कम। बुक लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट पे जब ऑर्डर प्लेस करिएगा तो वहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, आपने ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप करना है, जैसे क्लिक करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, टीम आपको आगे का सारा प्रोसीजर बता देगी। वैसे भी एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने आता है, आप बता दें उसके अंदर, जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो एक ऑटो टाइप मैसेज आपके सामने आएगा, उसके अंदर आप अपना जीमेल दें जिसपे अपने अकाउंट बनाया है और बुक का नाम बताएं और सेंड कर दें। आप पेमेंट देंगे, पेमेंट 1 मूवी की टिकट या ज्यादा से ज्यादा 2 मूवी की टिकट के बराबर, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ कम कीमत रखने का मकसद ताकि हजारों स्टूडेंट्स तक ये चीजें पहुंच सकें और आने वाली कई जनरेशन इनको यूज कर सकें और एक यूजफुल लाइब्रेरी के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है। आने वाले दौर के अंदर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो भी डिग्री करेगा उसके लिए एक लाइब्रेरी मौजूद होगी। लेक्चर्स यहाँ यूट्यूब पे हैं, कुछ अरसे बाद प्रीमियम लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, लाइव क्लासेस भी शो करेंगे हम। बट अभी हमारे पास 2 ही तरह के हैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है और वेबसाइट पे बुक है, आप उसको परचेज करें और इस्तेमाल। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है नीचे वाली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।